हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में क्वाड देशों का सम्मेलन आयोजित किया जाना था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस सम्मेलन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। क्यों कर दिया? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका की आंतरिक राजनीति। दरअसल बीते कुछ समय से अमेरिका एक गंभीर राजनीतिक और आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। और यदि इस संकट को जल्द से जल्द नहीं सुलझाया जाता तो इसकी वजह से न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि हमें दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इसी विवाद को सुलझाने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो क्वाड सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। अब ये जो पूरा विवाद है, ये पूरा का पूरा विवाद मुख्य तौर पर अमेरिका की डेट सीलिंग पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम अमेरिका की इसी पॉलिसी को, इसी प्रावधान को, इसी धारणा को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम ये डेट सीलिंग की धारणा क्या है, ऋण सीमा क्या होती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये ऋण सीमा को लेकर पूरा विवाद क्या है, इस विवाद पर भी बात करेंगे। और यदि इस विवाद को नहीं सुलझाया जाता है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, और अमेरिका के पास वर्तमान समय में इस विवाद को सुलझाने के लिए किस तरह के विकल्प मौजूद हैं, उन विकल्पों पर भी बात करेंगे। और अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होने वाला है। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत उसके पड़ोसी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डेट सीलिंग क्या है, ऋण सीमा की जो धारणा है, इस धारणा को समझने की कोशिश करते हैं। तो सरल शब्दों में बात करें तो ऋण सीमा का मतलब एक ऐसी अमाउंट से है, एक ऐसी अधिकतम राशि से है, एक ऐसे मैक्सिमम अमाउंट से है जो कि अमेरिका की जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपनी वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए बाजार से उधार ले सकती है। यानी कि ये एक लिमिट होती है, वो लिमिट होती है जिस लिमिट में रहकर अमेरिका की सरकार बाजार से पैसे उधार ले सकती है ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। अब ऐसा होता क्यों है, इस लिमिट की जरूरत क्यों पड़ती है? तो दरअसल अक्सर ये देखा जाता है कि दुनिया भर की जो सरकारें हैं वो सरकारें जितना पैसा कमाती हैं उससे ज्यादा पैसा वो खर्च करती हैं। और इसी वजह से इन्हीं दोनों के बीच के अंतर को कम करने के लिए अक्सर सरकारों को बाजार से ऋण लेना पड़ता है। अब ये जो पैसा खर्च किया जाता है, ये पैसा मुख्य तौर पर सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएं हैं, सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम्स हैं, उन पर खर्च किया जाता है, मेडिकल केयर पर खर्च किया जाता है, सैनिकों पर खर्च किया जाता है। इसके अलावा जो सरकार ने पहले से ऋण ले रखा है उस ऋण पर सरकार को ब्याज भी देना पड़ता है। तो इन तमाम चीजों पर सरकार जो खर्च करती है वो खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है। और सरकार का राजस्व का जो स्रोत है, जो सरकार को जो पैसे मिलते हैं, वो स्रोत बहुत ज्यादा कम होता है, वो सोर्स बहुत ज्यादा कम होता है। तो ऐसे में इन दोनों के बीच एक अंतर मौजूद है और इन्हीं अंतर को कम करने के लिए, इसी अंतर को कम करने के लिए सरकार को बाजार से ऋण लेना पड़ता है और इसी ऋण की सीमा को अमेरिका में डेट सेलिंग कहा जाता है। अब इसके अलावा मुख्य तौर पर अगर हम बात करें आंकड़ों की कि कितना ऋण लिया जा रहा है, तो यदि आप अमेरिका के आंकड़ों की मानेंगे तो साल 2001 के बाद से अमेरिका में लगातार औसतन मुख्य तौर पर अमेरिका की सरकार को हर साल $1 ट्रिलियन का नुकसान होता है। और इस नुकसान को कम करने के लिए अमेरिका की सरकार को बाजार से ऋण लेना पड़ता है। ये तो इस विषय की बात हुई। इसके अलावा यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर सरकार ये जो ऋण लेती है, ये ऋण किस तरह से लिया जाता है, इसका मेथड क्या होता है? इसके मेथड की बात करें तो अक्सर सरकार बाजार से ऋण लेने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट जारी करती है, कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट जारी करती है। और ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट हैं, जो ऋण प्रतिभूतियां हैं, ये बॉन्ड के तौर पर जारी करती है। अब बॉन्ड बाजार में जारी कर दिए जाते हैं और इसके बाद अमेरिका के जो तमाम घरेलू निवेशक हैं, अमेरिका की जो कंपनियां हैं, जो बैंक हैं, जो पेंशन फंड हैं, या फिर जो विदेशी निवेशक हैं या जो विदेशी दूसरी देश के निवेशक हैं, वो तमाम निवेशक अमेरिका के बाजार में आते हैं और वहां पर वो अमेरिकी सरकार द्वारा जारी किए बॉन्ड को खरीदते हैं। और इस तरह से वो अमेरिका की सरकार को पैसा देते हैं, उधार देते हैं। और इस उधार के बदले अमेरिका की सरकार उन निवेशकों से वादा करती है कि सरकार उन्हें एक निश्चित समय पर एक निश्चित दर पर ब्याज प्रदान करेगी, इंटरेस्ट देगी। और इसी तरह से ये पूरा जो मैकेनिज्म है वो काम करता है। अब इस धारणा की शुरुआत कहाँ से होती है उसकी बात करें तो पहली बार जो डेट सीलिंग की धारणा है
उसे अमेरिका में 1917 में पेश किया गया था, जब अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। क्यों किया गया था? तो क्योंकि जब अमेरिका ने 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश किया था तो अमेरिका को बहुत सारे पैसों की जरूरत महसूस हुई। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका में इस पूरी धारणा को पेश किया था। और 1917 के बाद से अब तक अमेरिका में इस पूरी डेट सेलिंग की जो लिमिट है उसमें 78 बार परिवर्तन किया गया है। 2023 की बात करें तो वर्तमान समय में डेट सेलिंग की जो लिमिट है वो तकरीबन 31.4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो ये पूरी डेट सेलिंग की बात हुई, हमने इस पूरी धारणा को समझने की कोशिश की। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर इस पूरी धारणा को लेकर, इस प्रोविजन को लेकर विवाद क्या है, उस विवाद पर बात करते हैं। तो दरअसल मुख्य तौर पर जो अमेरिका का संविधान है वो ये प्रावधान करता है कि जो अमेरिका का ट्रेजर है, अमेरिका का जो खजाना है, उस पर मुख्य तौर पर अमेरिका की कांग्रेस का नियंत्रण होगा, अमेरिका की संसद का नियंत्रण होगा। लेकिन ये प्रावधान ये भी किया गया है कि अमेरिका की सरकार का जो राजस्व है उसको खर्च करने की जो जिम्मेदारी है वो अमेरिकी प्रशासन को दी गई है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति को दी गई है। तो यहाँ पर हमें एक अनबैलेंस देखने को मिलता है, इम्बैलेंस स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि जो पैसा है वो अमेरिकी कांग्रेस के पास है और उस पैसे को खर्च करने की जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्रपति के पास है। अब यहाँ पर अमेरिकी संविधान का प्रावधान ये कहता है कि जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति को कुछ पैसा खर्च करना होगा तो राष्ट्रपति को खर्च करने से पहले विधायिका यानी कि कांग्रेस से मंजूरी लेनी होगी। लेकिन यहाँ पर सबसे विशेष बात यह है कि राष्ट्रपति बार बार तो कांग्रेस के पास जाकर मंजूरी नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे में अमेरिका में प्रावधान ये किया गया है कि एक निश्चित सीमा तय की गई है कि उस निश्चित सीमा में रहकर अमेरिकी राष्ट्रपति जितना पैसा चाहे वो बाजार से उधार ले सकते हैं। यानी कि एक निश्चित सीमा के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति को कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो निश्चित सीमा को पार करते हैं तब जाकर उन्हें अमेरिकी कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी, अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि वर्तमान स्थिति में देखने को मिल रहा है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी जनता से बहुत सारे वादे किए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स की शुरुआत की है। तो ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को, जो उन्होंने लिमिट को पार कर दिया है, तो ऐसे में लिमिट पार हो जाने के बाद अब उन्हें अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अमेरिकी कांग्रेस मंजूरी नहीं दे रही है, क्यों नहीं दे रही है उस पर आगे बात करेंगे। तो इस पूरी व्यवस्था में वैसे तो ये व्यवस्था बहुत सही है, लेकिन इस व्यवस्था में विवाद तब खड़ा होता है जब राष्ट्रपति अलग पार्टी से होते हैं और कांग्रेस में अलग पार्टी का नियंत्रण होता है, जैसे कि हमें वर्तमान स्थिति में देखने को मिल रहा है। वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो मुख्य तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, जो कि जो बाइडेन है। इसके अलावा वर्तमान समय में अमेरिका की जो कांग्रेस है, जो संसद है, वहां पर हमें रिपब्लिकन पार्टी का वर्चस्व देखने को मिलता है। तो ऐसे में इन दोनों के बीच एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस मौजूद है और इसी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से अमेरिका वर्तमान समय में इस आर्थिक संकट की कगार पर खड़ा हो गया है। क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो चाहते हैं कि इस डेट सीमा को बढ़ाया जाए, इस डेट सीलिंग को बढ़ाया जाए, ताकि उन्होंने जनता से जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा किया जा सके। लेकिन जो रिपब्लिकन्स हैं, जो मुख्य तौर पर जो विधायिका है वहां पर बहुमत में है, ये जो रिपब्लिकन्स हैं ये राजकोषीय रूप से बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव माने जाते हैं। यानी इनका मानना रहा है कि सरकार को बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। तो ये चाहते हैं कि डेट सेलिंग को ना बढ़ाया जाए। इसके अलावा डेट सेलिंग को ना बढ़ाए जाने का एक कारण ये भी है कि जो रिपब्लिकन्स हैं, यदि वो डेट सेलिंग को बढ़ा देते हैं, बढ़ाने की मंजूरी दे देते हैं, तो इसकी वजह से उन्हें राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। और इसी वजह से ये जो पूरा विवाद है, ये विवाद इतना बड़ा हो गया है क्योंकि राजनीति इस पूरे विवाद में इतनी ज्यादा गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। तो ये इस पूरे विवाद की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि यदि अमेरिका की राष्ट्रपति इस पूरे विवाद को नहीं सुलझा पाते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा। तो यदि अमेरिका के राष्ट्रपति इस विवाद को नहीं सुलझा पाते हैं और अमेरिका की सरकार डेट सेलिंग को पार कर देती है, तो इसका परिणाम ये होगा कि अमेरिका का जो ट्रेजरी विभाग है, जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, वो अपने डेट का भुगतान नहीं कर पाएगा, अपने देय का भुगतान नहीं कर पाएगा। और इसकी वजह से अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार होगा कि अमेरिका को डिफॉल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अमेरिका डिफॉल्ट घोषित किए जाने की कगार पर खड़ा होगा। और इसका परिणाम ये होगा कि इसकी वजह से एक तरफ तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, अमेरिका के आम नागरिकों पर इसका प्रभाव होगा और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। कैसे मिल सकता है उसकी बात करते हैं। तो यदि अमेरिका की जो ट्रेजरी विभाग है वो अपने डेट्स का भुगतान नहीं कर पाता है, तो इसका सबसे इमीडिएट इफेक्ट ये होगा कि जो अमेरिका का डॉलर है
अमेरिका की जो मुद्रा है वो मुद्रा सबसे पहले कमजोर हो जाएगी। अब अमेरिका की जब मुद्रा कमजोर होगी तो इसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे, लेकिन इसका सबसे इमीडिएट प्रभाव ये होगा कि अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है, जो शेयर बाजार है, वो प्रभावित होगा, पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा। और जब अमेरिका का शेयर बाजार क्रैश होगा तो अमेरिका में लाखों लोगों को नौकरियां गंवानी पड़ेंगी, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। तो जाहिर तौर पर अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो मंदी की कगार पर पहुंच जाएगी। और क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था में, वैश्विक जो इकोनॉमी है उसमें अमेरिका की अर्थव्यवस्था का बहुत विशेष योगदान होता है, तो ऐसे में जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ना भी लाजमी हो जाता है। और जब वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी हमें इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। तो ये तो अर्थव्यवस्था की बात हुई। इसके अलावा इस पूरे विषय का एक प्रभाव ये भी होगा कि दुनिया भर की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को और ज्यादा कम कर देंगी। और जब अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग कम होगी तो इसका परिणाम ये होगा कि अमेरिका के लिए उधार लेना और ज्यादा महंगा हो जाएगा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर किसी भी लेवल पर ये देखने को मिलता है कि जब किसी एंटिटी की जो क्रेडिट रेटिंग है वो बहुत ज्यादा कम होती है तो उसमें जो निवेशक हैं वो बहुत ज्यादा ब्याज की मांग करते हैं, क्योंकि उन्हें एक स्टेबिलिटी की जरूरत होती है, उन्हें एक सुरक्षा की जरूरत होती है, और ब्याज के तौर पर उन्हें वो सुरक्षा मिलती है। तो ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए, अमेरिकी प्रशासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उधार लेना और ज्यादा महंगा हो सकता है। तो ये इसके परिणाम की बात हुई, प्रभाव की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान समय में अमेरिकी राष्ट्रपति के पास, अमेरिकी प्रशासन के पास किस तरह के विकल्प मौजूद हैं। विकल्पों की बात करें तो ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका में हमें इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। इससे पहले साल 2011 में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली थी जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। उस समय में भी अमेरिका का जो कार्यपालिका है, जो राष्ट्रपति हैं, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से थे और अमेरिका की कांग्रेस पर मुख्य तौर पर रिपब्लिकन पार्टी का वर्चस्व मौजूद था। और उस समय इस विवाद को डेट सीलिंग की सीमा के खत्म होने के कुछ मिनटों पहले ही सुलझाया गया था। उस समय हमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक समझौता देखने को मिला था, एक अग्रीमेंट देखने को मिला था। और वर्तमान समय में भी जरूरत यही है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए। सबसे पहला विकल्प यही होगा कि वो अमेरिकी कांग्रेस को, यानी रिपब्लिकन नेताओं को अपने साथ लेके आए ताकि डेट सेलिंग को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो जाहिर तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण समय होने वाला है और आगे देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस पूरे विषय पर किस तरह का निर्णय लेते हैं। तो ये रहा इस पूरे विषय का विश्लेषण। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में एक सवाल की बात करते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है। आज का हमारा सवाल है कि अमेरिकी शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, अमेरिका एक लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। ऑप्शन बी, अमेरिका में एक एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड जुडिशरी मौजूद है। ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।